नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पत्रकार ब्रज किशोर ब्रजेश हत्याकांड में रोसड़ा एडीजे कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एडीजे 1 के कोर्ट ने 6 में से 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 2 आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। आईपीसी की धारा 302, 34 और 120 बी के तहत सजा सुनाई गई। साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आर्म्स एक्ट मामले में 3 साल की सजा और 3000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। बता दें कि 3 जनवरी 2017 को विभूतिपुर के सलखनी में पत्रकार ब्रज किशोर ब्रजेश की गोली मारकर हत्या हुई थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है? फैसला आने के बाद पीड़ित पक्ष का क्या कहना है? फैसले से खुश है पीड़ित पक्ष? जी, फैसले का इंतजार लोगों को लंबे अरसे से था। करीब 4 वर्ष 10 महीने के बाद कोर्ट का ये फैसला आया है ब्रज किशोर ब्रजेश हत्याकांड मामले में। और इनकी हत्या जो हुई थी वो उसके पीछे के कारण जो न्यायालय में सामने आया है, उसके पीछे जमीनी विवाद बताया गया है। और इस फैसले के बाद परिवार के लोग खुश हैं। उनका कहना है कि जो कोर्ट के द्वारा न्याय किया गया है, वहीं जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने इस फैसले का सम्मान करने की बात कही है और फैसले के विरुद्ध ऊपरी न्यायालय में जाने की बात उनके द्वारा कही गई है। जी, मतलब आगे भी जो आरोप बचाव पक्ष के लोग हैं वो आगे भी इसको मामले को लेकर जाने वाले हैं अपर भी कोर्ट में? जी, निश्चित तौर पर द्वारा जो बताया गया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि यहाँ पर जो न्यायालय का फैसला हुआ है उसका वो सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट में जाएंगे और वहाँ अपील करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। बिहार में ठेकेदार इतने बेलगाम हो गए हैं कि योजना की जांच करने पहुंचे एई और जेई की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दफ्तर में जाकर भी धमकी दे रहे हैं और पुलिस शिकायत के बाद भी चुप्पी साधे बैठी है। नालंदा से आई ये रिपोर्ट देखिए। हिल्सा में ठेकेदारों की ठसक, एई और जेई की रॉड से की पिटाई, गड़बड़ी पर बोला तो दबंगों ने की मारपीट, पुलिस लाचार, ठेकेदार फरार। हाथों पर लगे जख्म पर पट्टी, आंखों में खौफ और दिल में किसी अनजान अनहोनी का डर लिए घर की 4 दीवारी में कैद ये हैं नालंदा जिले के हिल्सा नगर परिषद की असिस्टेंट इंजीनियर दिव्या स्वर्णिम, जो ठेकेदारों की दबंगई का शिकार हुई हैं। इनके साथ साइट पर योजना की जांच के लिए गए जेई मशरूक आलम की भी दबंग किस्म के ठेकेदारों ने रॉड से पिटाई की है। साथ ही एई दिव्या स्वर्णिम को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं और मौके से खदेड़ दिया है। शुक्रवार यानी 29 सितंबर को हिल्सा नगर परिषद के मई गांव में क्या हुआ था, खुद असिस्टेंट इंजीनियर दिव्या स्वर्णिम से ही सुन लीजिए। मेरा मतलब मैं सहायक अभियंता हूँ नगर परिषद में, नगर परिषद हिल्सा। मेरा नाम दिव्या स्वर्णिम है और मेरे साथ में कनीय अभियंता मस्कूर आलम, दोनों ही एक योजना का जांच करने के लिए वार्ड नंबर 25 में गए थे। योजना संख्या 33 2020-21 का सात निश्चय नली गली का काम चल रहा था। तो उसी योजना में जांच करने के दौरान पाया गया कि जो भी काम हो रहा है वो एस्टीमेट के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो उन्हें मैं समझाई कि ये काम जो भी है गलत है, आप एस्टीमेट के हिसाब से काम कीजिए। और मैं नापी करने के लिए कनीय अभियंता को बोली कि आप ज़रा नाप कर दिखाइए कितना है थिकनेस रोड का। तो उसी में वो बौखला गए, गाली गलौज करने लग गए और रॉड उठाकर मारने लग गए।
उसी में कनीय अभियंता बचाए तो कनीय अभियंता को भी मारा और मेरे को भी मारा, जो दोनों बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। सुना आपने, माफी करने को कहा तो ठेकेदार धनंजय उर्फ सम्मी और उसका बेटा गोलू आग बबूला हो गया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। घटना स्थल से सीधे थाना पहुंचे और वहां दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस लापरवाह बनी हुई है। ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि पीड़ित बार बार न्याय की गुहार लगा रही है। उसके बाद भी खाकीधारी चुप्पी साधे बैठे हैं। सूचना मैं 29 तारीख को ही घटना घटी थी, तो मैं 29 तारीख को ही एफआईआर करवा के इलाज करवाने चली गई थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं लेकिन इस पर हुआ है, इतने दिन होने के बाद भी। इतना ही नहीं, ठेकेदार की पहुंच पूर्व एसपी जितेंद्र राणा तक है, जिसका धौंस दिखाते हुए वो बार बार पीड़ित को धमकी दे रहा था और कह रहा था कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। ऐसा पीड़ित दिव्या स्वर्णिम का आरोप है। ये बार बार साइट पे पूर्व एसपी जितेंद्र राणा का नाम लेकर धमकी दे रहे थे कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम जो कहते हैं वो मेरा सुनते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं यहाँ बिगाड़ सकता है, ये मेरा इलाका है, ये सम्मी का इलाका है। तो ऑफिस में जाकर धमकी दिया, ये ऑफिस में भी जाके अगले दिन बिल के लिए बोले हैं कि कौन बिल नहीं बनाता है, ये बिल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका बताओ मेरे को। अब सवाल ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस क्यों लापरवाह बनी है? 5 दिन बाद भी पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या पुलिस ठेकेदार के रसूख से डरती है? क्या पुलिस ठेकेदार से मिली हुई है? क्या पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है? ठेकेदार धनंजय बार बार पूर्व एसपी का धौंस क्यों दिखा रहा था? पुलिस विभाग के अधिकारी क्यों गोलमोल जवाब दे रहे थे? कार्रवाई करने से पुलिस क्यों परहेज कर रही है? पुलिस आरोपी धनंजय और उसके बेटे को कब गिरफ्तार करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हिलसा थाने की पुलिस और जिले के एसपी और डीएसपी को देना पड़ेगा, क्योंकि मामला महिला अधिकारी से जुड़ा है। अगर जिले में ऐसे ही दबंग महिला अधिकारियों के साथ बदसलूकी और मारपीट करते रहेंगे और पुलिस चुप्पी साधे बैठी रहेगी तो महिला सुरक्षा के दावों का क्या होगा? अब हालात ऐसे हो गए हैं, पीड़ित दर दर भटक रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। सरकार से गुहार लगाते हैं कि जो भी हम पर जानलेवा हमला हुआ है उसका जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया जाए। अगर एक तरफ सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना जानलेवा हमला होने के बाद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी बहन के साथ जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया है, इसके लिए यहाँ के डीएसपी साहब, एसपी साहब, सरकार से गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, उसको दंडित किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता दरबार में भी हम लोग जाएंगे, वहाँ भी गुहार लगाएंगे। फिलहाल पुलिस इस पर पूर्ण कार्रवाई कर रही है। इनका स्टेटमेंट भी बढ़िया से रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो विधिवत इनके द्वारा जो बयान आती है और भी सभी लोगों का स्टेटमेंट भी हम लोग ले रहे हैं। लेने के बाद जो भी कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। सुना आपने, पुलिस 5 दिन बाद भी मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्ष का स्टेटमेंट ले रही है। इधर दबंग ठेकेदार असिस्टेंट इंजीनियर के दफ्तर पहुंचकर बिल भुगतान को लेकर धमकी दे रहा है। धन्य है हिलसा पुलिस और धन्य है जिले के अधिकारी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिले का भगवान ही मालिक होंगे। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। और अब इस मामले के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो हम भी उठा रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस आखिर लापरवाह क्यों बनी हुई है, ये वो सवाल हैं। 5 दिन बाद भी पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या पुलिस ठेकेदार के रसूख से डरती है? क्या पुलिस ठेकेदार से मिली हुई है? क्या पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है? ठेकेदार धनंजय बार बार पूर्व एसपी का धौंस क्यों दिखा रहा था? पुलिस विभाग के अधिकारी क्यों गोलमोल जवाब दे रहे हैं? कार्रवाई करने से पुलिस क्यों परहेज कर रही है? पुलिस आरोपी धनंजय और उसके बेटे को कब गिरफ्तार करेगी?
और अब आपको 29 सितंबर यानी वारदात वाले दिन का ऑडियो भी सुनाते हैं, जिसमें ठेकेदार धनंजय लाठी मांग रहा है। सम्मी के साइड है, सम्मी से अभी हमको देखिए काम है यहाँ पे मेरा जांच करने का, वो जांच करने का जांच कीजिए, हम एक पैसा हम नहीं लेंगे इससे, मैं ऐसे ही काम करूँगा। एस्टिमेट के हिसाब से है काम करने का, तो जांच हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला तो वो हमारे स्कूटी करेंगे, 10 लाख से ऊपर का स्कूटी चार्ज करेंगे। यहाँ पे एक चैनल से जाता है, हम वेरीफाई करके बोलेंगे सर को कि हाँ काम सही है, तब वो आगे आके देखेंगे। यही चैनल होता है। वो जो हमरा साइड पर तो अभी हम सीधा करके जी हुजूरी कहते हैं कि जी सर ओके तू लाठी लग रहा है। और एक और ऑडियो सामने आया है जिसमें ठेकेदार हत्या की बात कर रहा है, आप वो भी सुनिए। हुआ तो कुछ हो गया, कुछ हो गया, इसको मार देंगे तो कुछ हो जाएगा। 5 को मर्डर हुआ तो कुछ हो गया, कुछ हो गया, इसको मार देंगे तो कुछ हो जाएगा। और हमारे साथ खुद दिव्या स्वर्णिम जुड़ी हुई हैं, एई हैं हिलसा नगर परिषद की, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उनसे ही सीधे बातचीत करते हैं। दिव्या जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी क्या अपडेट है, क्या पुलिस की तरफ से अब भी लापरवाही बरती जा रही है? जैसा आपने बताया कि 5 दिनों तक 5 दिन बीत चुके हैं और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जी, अभी 29 तारीख की ये घटना है, लेकिन अभी तक इसके पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और डीएसपी सर और ये जो है सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हमारी जो कार्रवाई चल रही है, लेकिन आज मैं एसपी नालंदा में मैं आके मिली हूँ एसपी सर से, तो वो बोले हैं इस पे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब आज फिर से आपको एक आश्वासन मिल गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई फिलहाल अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुए हैं, ऑडियो भी आपने जो है वो दिया है, नाम भी पता है आरोपी का, आरोपी कौन है, किस तरीके से आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया वो भी पता है, फिर भी पुलिस एक्टिव नहीं है। क्या लगता है इसके पीछे क्या कुछ वजह आप मानती हैं? ये तो वजह तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये प्रशासन की लापरवाही है कि इतने दिन होने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं की गई है, वो भी एक महिला पदाधिकारी पे, वो भी सरकारी योजना में व्यवधान डाला जा रहा था, उसी के जांच के दौरान ये सब हुआ है। आप जब वहां पहुंची थी, और थोड़ा हम उस दिन के बारे में भी जानना चाहेंगे, तो किस तरीके का बर्ताव हुआ था आपके साथ और कैसे सब कुछ ये मामला सामने आया और कैसे विवाद आगे बढ़ गया? जो भी हमारा योजना नगर परिषद का चल रहा था वो एस्टिमेट के हिसाब से नहीं था, तो उसी में मैं बोली कि आपका काम जो है वो गलत है, इसे सुधार दीजिए। और जो कास्टिंग हो रहा था वो 6 इंची की जगह 3 इंची 4 इंची इस तरीके से किया जा रहा था, तो मैं उन्हें ना बोल के मैं जेई को मेजरमेंट के लिए बोली, तो उसी बीच में वो गाली गलौज करने लग गए, धमकाने लग गए कि मेरी सरकार है, जो हम बोलते हैं वो सुनते हैं, जैसे मेरा मन करेगा उस तरीके का काम करेंगे, तो तुम कौन होती हो हमको बताने वाली। और इसी मैं मना की जब इस तरीके से बात करने से, तो लोहे का जो रॉड था वहाँ पे वो उठा के मेरे पे वार करने लग गए, और वार इसी में जब जेई रोके तो जेई को भी मारा और हम दोनों को मारा। तो कैसे भी करके मैं वहाँ से जान बचा के भागी और मैं FIR हिलसा थाना में आके दी जी। इसके बाद भी अब तक हॉस्पिटल में फिर मैं एडमिट रही थी। दिव्या जी, ये भी सामने आया है कि जो आरोपी है उसने आपको धौंस भी दिया है, कुछ पूर्व एसपी से संबंध होने की बातचीत भी कर रहे हैं और शायद धमकी भी दे रहे हैं आपको। जी, वो कह रहे हैं कि जितेंद्र राणा है जो वो मेरी जो हम कहते हैं वही सुनते हैं, इस तरीके की धमकी वो बार बार दे रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरी सरकार है। मतलब ठेकेदार जो है वो अपने आप को वहां का दबंग बताता है और उसका ये कहना है कि पहले से उसका कनेक्शन है पूर्व एसपी से, तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और पुलिस भी लापरवाह है। जी, ये ठेकेदार नहीं, ये पूर्व वार्ड पार्षद रह चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिव्या जी। और देखिए जिस तरीके से इन्होंने पूरी कहानी बताई, कैसे क्या कुछ हुआ, कब क्या हुआ, और इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक पुलिस जो है वो लापरवाह बनी हुई है। तो सच में जो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, और अगर महिला अधिकारी इस तरीके से एक्शन अगर ले तो उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है और महिला सशक्तिकरण की बातें कितनी खोखली साबित होती हैं।
और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां एक महिला ने कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन मौके पर सुरक्षा में तैनात जवानों ने समय रहते उसे रोक लिया। बताया जाता है कि महिला से लूटपाट और मारपीट हुई थी, जिसकी शिकायत के लिए वो सराय रंजन थाने में गई थी, लेकिन वहां शिकायत नहीं दर्ज की गई, जिससे नाराज होकर महिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची और अपने ऊपर केरोसिन तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश करने लगी। पीड़ित महिला सराय रंजन के सलाह गांव की रहने वाली है। और अब ये सवाल है कि सराय रंजन थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया। जब महिला एफआईआर दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस ने क्यों नहीं सीरियसली लिया। अपराध को लेकर पुलिस इतनी लापरवाह क्यों बनी रहती है, हर वक्त ऐसा देखने को मिलता है। क्या लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी, ये वो अहम सवाल जो इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। और नवादा से बड़ी खबर, जहां पुलिस टीम पर हमला मामले में कार्रवाई की गई है। लखपत बिघा गांव से 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। शराब मामले में नामजद अभियुक्त अब तक फरार है। रविवार की रात को पुलिस टीम पर हमला हुआ था। जब पुलिस टीम वहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी तो ग्रामीणों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हमले में गोविंदपुर थाना अध्यक्ष के साथ 6 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और भी जो मुख्य आरोपी है उसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थाना गोविंदपुर क्षेत्र में पुलिस टीम पर शराब कारोबारियों द्वारा हमला किया गया था। पुलिस टीम कुछ शराब कारोबारियों को गिरफ्तार करने उनको वहाँ पहुँची थी, जिस पर गांव के लोगों द्वारा तथा उन आरोपियों के परिवार द्वारा पथराव किया गया, जिसमें गोविंदपुर पुलिस टीम घायल हुई है तथा उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनको जेल भेजा गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सहरसा के बख्तियारपुर में जमीन विवाद में तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सीटानाबाद उत्तरी वार्ड नंबर 8 का है, जहां शुक्रवार को जमीन विवाद में तोड़फोड़ और मारपीट की गई, जिसमें एक महिला जख्मी हो गई है। घायल महिला को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वायरल वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग स्टील की चादर से बने घेरे में तोड़फोड़ कर उसे गिरा रहे हैं। वहीं लाठी डंडे से लैस कुछ लोग पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। इस तरह पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अगली खबर बेगूसराय से, जहां सड़क किनारे गड्ढे से कल शाम से लापता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के अयोध्या गांव की है। बताया जाता है कि तेघड़ा गांव निवासी मिठ सोनी शराब के मामले में 2 दिन पहले जेल से छूटा था। कल शाम में वो शराब पीने के लिए अयोध्या गांव गया था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। आज सुबह अयोध्या गांव के सड़क किनारे गड्ढे के पानी से मिठ सोनी का शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि मिठ सोनी की हत्या की गई है या फिर उसकी डूबने से मौत हुई। भोजपुर में रविवार से लापता 27 साल की किशोरी की शव गांव के एक पानी भरे गड्ढे में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना बड़हरा के सिन्हा ओपी के मरहा गांव का है। मृतक की पहचान सिन्हा ओपी के मरहा गांव निवासी मोहम्मद असगर अली की 17 साल की बेटी सोनी के रूप में हुई। बताया जाता है कि मृतका रविवार सुबह से ही अपने घर से लापता थी, जिसकी लाश आज सुबह गांव के ही एक पानी भरे गड्ढे में देखकर ग्रामीणों ने उसके परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे उसके परिजनों ने उसकी पहचान सोनी के रूप में की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जो है वो भी मृतक के शव को पानी से बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया है। खबर बांका से है, जहां शादी के बाद से ससुराल में प्रताड़ित किए जाने के साथ ही मारपीट की घटना से महिला के जख्मी होने का मामला सामने आया, जिसका इलाज अमरपुर रेफरल अस्पताल में कराया गया। घटना अमरपुर थाना के शोभानपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि जमीली खातून की शादी शोभानपुर में
मोहम्मद गुलाल से हुई थी। शादी के बाद से गुलाल मुंबई में रहता था और बाद में वहीं किसी दूसरी महिला से शादी कर लिया। उसके बाद आए दिन महिला जमीला के साथ ससुराल के सभी लोग मारपीट करने लगे और रविवार को भी महिला के साथ सास, ननद, ससुर सहित अन्य लोगों ने पिटाई की। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की। बोकारो के ललपनिया में 22 सितंबर की रात हुई डकैती को लेकर ललपनिया पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। इसी सिलसिले में ललपनिया पुलिस ने आज हिंदुस्तान केमिकल में छापेमारी की और एक कर्मचारी को हिरासत में लिया है। वहीं मौके से एल्यूमिनियम कॉइल भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि तिलैया गांव में बने सब स्टेशन में डकैतों ने गैस कटर से 2 ट्रांसफार्मर से कॉइल काट लिए थे, जिसकी कीमत 15 लाख बताई जा रही है। डकैती मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। ललपनिया का माल चोरी हुआ है, ठीक ना, मगर ललपनिया का माल यहाँ पर 1 केजी भी बरामद नहीं हुआ, ठीक ना। वो बार बार पूछ रहा था कि वो माल कहाँ है, वो माल लिया नहीं गया है, न है यहाँ पर। गुमला में सिसई थाना क्षेत्र के सियांग गांव में एक दिव्यांग व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान 55 साल के जयराम उरांव के रूप में की गई। धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या की गई है। जयराम शुक्रवार को कर्मा बासी मनाने सियांग गांव गया था, जिसके बाद से वो लापता था। शव मिलने की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहीं और हत्या कर सबूत छिपाने के मकसद से शव को खेत में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने संदेह के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का पुलिस ने दावा किया है। हम लोगों को सूचना मिला था कि जयराम उरांव नाम के एक व्यक्ति की गला रेत कर और हत्या करके सबको खेत के बीच में फेंक दिया गया है, जिसके सत्यापन में हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग को बॉडी मिला है जो खेत के पास पड़ा हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि मर्डर कहीं और हुआ है, उसको ला करके यहाँ पे डाला गया है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जल्दी ही इस हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी और ये पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है सबको। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।